नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में अभी विधानसभा के चुनाव जारी हैं और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इन सारे चुनावों को लेकर आज संजय राउत सामना में लिखते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ये महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक चुनाव है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का हाल बनाकर बैठी है, या फिर जो भी चीजें कल नंदीग्राम में हुई, उन सारी चीजों के आधार पर ये संजय राउत ने लेख कहा है, या फिर वो भाजपा से जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में डरे हुए हैं, इन सारी चीजों को लेकर संजय राउत ने सामना में लिखा है। ये तो खैर संजय राउत ही जाने, पर यहां पर हम आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से शिवसेना ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग वेस्ट बंगाल में, यानी कि शिवसेना वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है और वेस्ट बंगाल की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी को जिस तरीके से शिवसेना सपोर्ट कर रही है, तो आपको बता दें एक तरफ शिवसेना की तरफ से ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल की राजनीति की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो वेस्ट बंगाल के आसनसोल के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह और तरुण सेन ने आज शिवसेना को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ शिवसेना अपनी पूरी तरीके से विसाख होती नजर आ रही है वेस्ट बंगाल में, और दूसरी तरफ संजय राउत इस तरीके से बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि हम ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब बात करते हैं संजय राउत के उस लेख की जो आज उन्होंने सामना में लिखा है। सामना में संजय राउत ये कहते हैं कि ये जो आज चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ये महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक है। शायद अगर खतरनाक की बात की है संजय राउत ने, तो शायद संजय राउत ये सब भूल रहे हैं कि इससे पहले जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए हैं, वहां पर कितने ज्यादा खून खराबे और लोगों की हत्या कर दी जाती थी टीएमसी के गुंडों द्वारा। और अब जब बीजेपी का खतरा दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी को, शिवसेना के प्रवक्ता यानी कि संजय राउत इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं और सामना में इस तरीके की बातें लिख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर कौरवों और पांडवों की क्या परिभाषा संजय राउत ने वेस्ट बंगाल में देखी है, ये तो सब संजय राउत ही जाने। क्योंकि संजय राउत के अगर बयानों की बात करें तो कभी संजय राउत कुछ बोलते हैं और कभी संजय राउत कुछ बोलते हैं। और यहाँ पर हम फिर से आसनसोल की बात पर आते हैं कि एक तरफ शिवसेना सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी को और दूसरी तरफ शिवसेना के खुद के जो जिला अध्यक्ष हैं वो शिवसेना को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब अभिषेक सिंह यानी कि जो वहां के आसनसोल के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी 9 के 9 प्रत्याशी भाजपा के जीत कर ही आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो निचला अधिकारी, मतलब जो बड़े बड़े नेता नहीं है, जो संजय राउत की तरह जिन्हें कोई बड़ी उपाधि नहीं दी गई है, सिर्फ जिला अध्यक्ष इस तरीके की बातें कर रहे हैं शिवसेना को लेकर, और जो शिवसेना को पूरी तरीके से त्याग कर चुके हैं। यहाँ पर एक और बड़ी बात यह भी है कि जब तरुण सेन और अभिषेक सिंह से पूछा गया, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, तो उनकी तरफ से भी ये कहना था कि ये हमारी घर वापसी हुई है, क्योंकि पहले बीजेपी का ही हिस्सा हुआ करती थी शिवसेना, और शिवसेना ने जिस तरीके से 2019 में सरकार बनाई थी, उसी के आधार पर आज जिला अध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया कि अगर आज हमने भाजपा ज्वाइन की है तो ये हमारी घर वापसी है। दो तरीके की चीजें नजर आती हैं। संजय राउत जो अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट भी मानते हैं और सामना के संपादक भी हैं, वो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी की। अगर हम शिव सैनिकों की बात करें, शिव सैनिक यानी कि जो शिवसेना में नीचे तबके के लोग हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों की तरफ से कहना है कि यहाँ पर निजीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी की जा रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में घिरी हुई है शिवसेना और दूसरी तरफ जिस तरीके से ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात शिवसेना की तरफ से की गई थी, यहाँ पर भी ममता बनर्जी की खींच दिखाई दे रही है, जो कि कल नंदीग्राम में दिखाई दे। अगर नंदीग्राम में कल जो हादसा हुआ उसकी बात करें तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ पर जाकर इस तरीके से हरकतें करता है। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे जो ममता बनर्जी को वहां से जाने के लिए कह रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, बेहद देखने वाली बात यह रही कि जितने भी लोगों ने कल नारे लगाए उनमें ज्यादातर महिलाएं थी। तो एक तरफ महिलाओं के लिए जिस तरीके से ममता बनर्जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अगर हम जमीनी ग्राउंड पर उतरकर देखें तो वेस्ट बंगाल की महिलाएं कितनी ज्यादा ग्रस्त हैं ममता बनर्जी की सरकार से, वो वहीं के लोग समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम फिर से ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन के पास 50 से ज्यादा कंप्लेंट जो है वो दायर कराई गई टीएमसी की तरफ से। और उसके बाद ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इन सारी चीजों को लेकर कोई भी रुख नहीं अपनाएगा या फिर कोई भी कदम नहीं उठाएगा तो इसके बाद हम कोर्ट भी
जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो वहां की जनता है वो ममता बनर्जी के लिए इस तरीके के स्लोगन्स रेस करते हैं, ममता बनर्जी को वहां से भगाने का प्रयास करते हैं। ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं। तो ममता बनर्जी ये कहती है कि जितने भी लोग जो वहां पर स्लोगन रेस कर रहे थे, जो भी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो सारे इलेक्शन कमीशन और अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से बुलाए गए उनके गुंडे हैं। ममता बनर्जी को एक बात जो जनता की तरफ से एक सवाल उठ रहा है वो ये है कि जब भी कोई जय श्री राम का नारा, इस पूरे चुनावी दौर में अगर कोई भी जय श्री राम का नारा लगाता है तो वो व्यक्ति ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश और बिहार का क्यों नजर आता है? क्या वेस्ट बंगाल में कोई हिंदू नहीं हो सकता? क्या वेस्ट बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने पर इतना ज्यादा प्रतिबंध है और या फिर इतना ज्यादा डर है कि वहां का कोई भी व्यक्ति जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता? खैर, अब बात करते हैं उस पार्टी की जो अपने आप को शुरुआत से ही हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा आगे खड़ी हुई पाती थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम शिवसेना की, कि शिवसेना अपने आप को जितना बड़ा हिंदू बताती थी और कहते थे कि हम हिंदुत्व की रखवाली करने वाले सबसे बड़े शिव सैनिक हैं, आज वही शिवसेना ऐसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी है जो कि ना ही तो कभी जय श्री राम का नारा सुनना पसंद नहीं करते और ना ही तो नवरात्रों के टाइम पे दुर्गा पंडाल लगने देते हैं। आप समझ सकते हैं कि राजनीति के खेल में कौन कब बदल जाए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो अभी तक शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व का प्रतीक मानती थी, आज वो इस तरीके की पार्टी को जाकर सपोर्ट कर रही है जो कि जय श्री राम के नारे से ही चिढ़ती है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना पहले से ही जो और भी तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं उन सारे मुद्दों में घिरी हुई है, चाहे फिर वो परमवीर का केस हो, सचिन वाजे को लेकर जितने बड़े बड़े रोज एनआईए जो खुलासे कर रही है वो सारी चीजें हों। अब बात अगर हम बंगाल की कर रहे हैं, उस महाभारत की कर रहे हैं जिसका जिक्र आज संजय राउत ने सामना में किया, तो हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ संजय राउत से जब पूछा गया इन सारी चीजों को लेकर और उस चिट्ठी को लेकर जो अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने 15 विपक्षी पार्टियों को लिखी थी और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट हम लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। इसको लेकर भी संजय राउत ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र खतरे में हो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि ऐसा जो लोकतंत्र की बात जो थी वो इमरजेंसी जब पूरे देश में लगाई गई थी उस टाइम पे भी लोकतंत्र खतरे में था और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी जो 15 और विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर ये कह रही है कि बीजेपी के अगेंस्ट हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। लोकतंत्र का क्या हाल है वेस्ट बंगाल में, ये पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र बना दिया है वेस्ट बंगाल को। चुनावों के लिए किस तरीके की रणनीति वहां पर अपनाई जाती है और टीएमसी के गुंडे किस तरीके से लोगों से जबरन वोटों के लिए अपील करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि आज लोकतंत्र की बात जो ममता बनर्जी कर रही है वो लोकतंत्र किस तरीके का चलाती है वेस्ट बंगाल में। अब बात करते हैं हम फिर से संजय राउत की, कि संजय राउत ने जिस तरीके से इमरजेंसी का जिक्र किया तो यहाँ पर 2 तरीके की स्टेटमेंट है। अभी एक स्टेटमेंट ये भी आई थी जिसमें संजय राउत ये कह रहे थे कि मैंने तो अभी तक कभी कहा ही नहीं कि यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए शरद पवार को। और यहीं पर अगर हम संजय राउत की बात करें तो संजय राउत ने आज फिर से कह दिया कि अगर लोकतंत्र खतरे में की बात की है ममता बनर्जी ने तो ये पहली बार नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम पर भी था। मतलब कहीं ना कहीं से संजय राउत ने फिर से एक बार कांग्रेस के ऊपर हमला कर दिया है लोकतंत्र को लेकर, कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी, जब इंदिरा गांधी ने किसी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया था और सभी के ऊपर एक टाइम पे ही इमरजेंसी को थोप दिया गया था। और इसके बाद जब इन सारी चीजों को अब जब ममता बनर्जी की चिट्ठी को लेकर उनसे पूछा गया तो ममता बनर्जी की चिट्ठी को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी के साथ ही चिट्ठी लिखने के बाद से ही नहीं बल्कि शिवसेना तो उन्हें शुरुआत से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि संजय राउत की तरफ से शुरुआत में ही कह दिया गया था कि हम वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे और क्योंकि हम तो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, पर शरद पवार की तबीयत और हेल्थ इशू की वजह से अब शरद पवार वेस्ट बंगाल नहीं जा रहे हैं ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। पर यहाँ पर यह भी बात एक बड़ी है और सोचने वाली बात है कि एक तरफ शिवसेना इतने बड़े बड़े लेख सामना में लिख रही है और ये कह रही है कि वेस्ट बंगाल में जो चुनावी प्रकरण चल रहा है इसी के बाद अगली जो स्टेप है वो तय करेगा वेस्ट बंगाल का और आसाम का कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। और यहाँ का जो चुनाव प्रकरण है वो महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ अगर स्थिति देखी जाए ममता बनर्जी की तो वो काफी ज्यादा भयभीत है, वो बहुत ज्यादा
आजकल ममता बनर्जी जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं उससे तमाम लोगों का बस यही कहना है कि शायद ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे गई है दूसरे ही चरण से, इसीलिए ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही हैं। अपनी ही जनता को बाहरी कह देना और तमाम तरीके की बातें, कभी इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप लगाना तो कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ये कहना कि वहां से लोग आकर यहाँ पर गुंडई कर रहे हैं। बंगाल किस तरीके से गुंडई से और खून यहाँ पे जिस तरीके की चीजें की जाती हैं वेस्ट बंगाल में, उससे तो सभी वाकिफ है। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जब 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को लेटर लिख रही हैं तो यहां पर साफ है कि ममता बनर्जी को शायद आने वाली 2 मई को जो रिजल्ट है उसका आभास हो गया है कि रिजल्ट क्या होगा। अगर ये रिजल्ट की बात हम करें तो हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इन्हीं की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर का। जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि भाजपा 2.5 अंक का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाएगी, और वही प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक की तरफ से एक सर्वे किया जाता है जो कि लीक हो गया और उसमें यह दिखाया गया था कि जो पहले चरण का चुनाव था उसमें भाजपा 30 में से 23 सीटें जीत रही है और वहीं पर टीएमसी 5 सीटें जीत रही है। तो वही बात है कि शायद उन्हीं सारी चीजों का आभास हो गया है, इसीलिए ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। जो तमाम नेता हैं टीएमसी को जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और संजय राउत को भी शायद आभास हो गया है कि कौरवों की शायद हार होने वाली है और पांडव जीतने वाले हैं। तो शायद इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज सामना में संजय राउत ने कह ही दिया कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में ये असली महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।